एक सेकंड लो, गहरी सांस अंदर लो और फिर सांस बाहर छोड़ो। क्या आपने कभी सोचा है कि हर बार सांस लेने पर आपके शरीर के अंदर असल में क्या होता है? चलो, सांस लेने और गैस एक्सचेंज की दिलचस्प दुनिया में चलते हैं। और मेरा यकीन करो, इस वीडियो के आखिर तक आप अपनी सांस को कभी हल्के में नहीं लेंगे। यहाँ मैं क्या बता रहा हूँ, हम सांस कैसे लेते हैं, हमारे शरीर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे बदलते हैं, और जिंदा रहने के लिए ये इतना जरूरी क्यों है। सबसे पहले, रेस्पिरेशन क्या है? यह सिर्फ सांस लेना और छोड़ना नहीं, बल्कि हमारे जिंदा रहने का आधार है। रेस्पिरेशन असल में 2 हिस्सों वाली एक प्रक्रिया है। पहला है ब्रीदिंग, यानी सांस लेना, जो हवा को आपके फेफड़ों के अंदर और बाहर ले जाने की मैकेनिकल क्रिया है। लेकिन असली जादू सेलुलर लेवल पर होता है। इसे सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, जहां आपकी कोशिकाएं ऊर्जा बनाने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं। ये वही ऊर्जा है जो आपके हर काम को शक्ति देती है। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बनता है, जिसे हम सांस छोड़कर बाहर निकाल देते हैं। तो हम यह कैसे मापते हैं कि यह प्रक्रिया कितनी अच्छी है? जब आप किसी की उंगली पर पल्स ऑक्सीमीटर लगा देखते हैं, तो वह यही मापता है। यह छोटा डिवाइस प्रकाश का उपयोग करके यह पता लगाता है कि आपके खून में कितनी ऑक्सीजन है। वह संख्या, जिसे ऑक्सीजन सैचुरेशन कहते हैं, दिखाती है कि ऑक्सीजन उनके खून में कितनी अच्छी तरह पहुंच रही है। एक स्वस्थ व्यक्ति में यह आमतौर पर 95% से 100% होती है। अब अंदर देखते हैं। आपकी नाक सिर्फ सूंघने के लिए नहीं है, यह एक बेहतरीन एयर कंडीशनिंग सिस्टम है। यह आपकी सांस लेने वाली हवा को गर्म, नम और फिल्टर करती है, ताकि आपके नाजुक फेफड़ों को कोई नुकसान न पहुंचे। हवा आपकी नाक या मुंह से, फेरिनक्स गले से होकर, लैरिंक्स जो आपकी आवाज का बक्सा है, से गुजरती है। यहीं पर एपिग्लॉटिस नाम का एक स्मार्ट फ्लैप यह सुनिश्चित करता है कि खाना आपकी सांस की नली में न जाए। लैरिंक्स में ही वोकल कॉर्ड्स हवा के कंपन से आपकी आवाज पैदा करते हैं। लैरिंक्स के बाद हवा श्वासनली या ट्रेकिया में जाती है। फिर यह 2 ब्रोनकाई में बंट जाती है, जो पेड़ों की शाखाओं की तरह आपके फेफड़ों में फैलती हैं। इन वायुमार्गों की दीवारों पर लाखों छोटे बाल यानी सिलिया और एक चिपचिपी म्यूकोसा की परत होती है। यह एक रक्षा प्रणाली है जो धूल और कीटाणुओं को फंसा लेती है और उन्हें गले की ओर धकेलती है, ताकि वे फेफड़ों की गहराई तक न पहुंच सकें। फेफड़ों के अंदर ये ब्रोनकाई और भी छोटी नलियों, ब्रोनक्यूल्स में बंटती जाती हैं। इन सबसे छोटी शाखाओं के अंत में लाखों छोटे हवा के थैले होते हैं, जिन्हें एल्वियोली कहते हैं। यहीं पर मुख्य काम होता है। ये अंगूर के गुच्छों जैसे दिखते हैं और इनकी दीवारें अविश्वसनीय रूप से पतली होती हैं। हर एल्वियोली खून की छोटी नलियों यानी कैपिलरीज के घने जाल से घिरी होती है। यहीं पर ऑक्सीजन हवा से निकलकर खून में जाती है और खून से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर हवा में आती है, जिसे आप सांस छोड़कर बाहर निकाल देते हैं। आपके फेफड़ों में इन एल्वियोली का कुल सतही क्षेत्रफल एक टेनिस कोर्ट जितना बड़ा होता है, जो गैस एक्सचेंज को अधिकतम बनाता है। हवा असल में अंदर और बाहर कैसे निकलती है, हम इस बारे में ज्यादा सोचते नहीं हैं, लेकिन सांस लेना एक सटीक और शानदार शारीरिक प्रक्रिया है जो भौतिकी के सरल नियमों पर काम करती है। यह सब आपके डायफ्राम से शुरू होता है। यह कोई चित्र नहीं है, बल्कि आपके फेफड़ों के ठीक नीचे स्थित एक बड़ी गुंबद के आकार की मांसपेशी है। जब आप सांस अंदर लेते हैं तो यह सिकुड़ती है और नीचे की ओर खींचकर सपाट हो जाती है। उसी समय आपकी पसलियों के बीच की मांसपेशियां, जिन्हें इंटरकोस्टल मांसपेशियां कहा जाता है, भी सिकुड़ती हैं। वे आपकी पसली के पिंजरे को ऊपर और बाहर की ओर उठाती हैं। इन दोनों क्रियाओं से आपकी छाती के अंदर की जगह बढ़ जाती है। जब जगह बढ़ती है तो अंदर का दबाव बाहर की हवा के दबाव से कम हो जाता है। प्रकृति को खालीपन पसंद नहीं है, इसलिए हवा इस दबाव को बराबर करने के लिए स्वाभाविक रूप से आपके फेफड़ों में भर जाती है। अब सांस छोड़ना आमतौर पर एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो आपका डायफ्राम और इंटरकोस्टल मांसपेशियां बस आराम करती हैं। डायफ्राम वापस अपने गुंबद के आकार में आ जाता है और पसली का पिंजरा नीचे और अंदर की ओर चला जाता है। इससे छाती के अंदर की जगह कम हो जाती है, जिससे फेफड़ों पर दबाव पड़ता है। यह बढ़ा हुआ दबाव हवा को बाहर धकेलता है। हालांकि जब आप जोर से सांस छोड़ते हैं, जैसे व्यायाम के दौरान या मोमबत्तियां बुझाते समय, तो आपकी पेट की मांसपेशियां इस प्रक्रिया में मदद करती हैं। लेकिन असली जादू तो आणविक स्तर पर होता है। आपके फेफड़ों के अंदर लाखों छोटी गुब्बारे जैसी हवा की थैलियां होती हैं, जिन्हें एल्वियोली कहते हैं। यदि आप उन्हें फैला दें
तो वे एक टेनिस कोर्ट के बराबर जगह घेर लेंगी। प्रत्येक एल्वियोली पतली दीवारों वाली रक्तवाहिकाओं यानी केशिकाओं के एक घने नेटवर्क से घिरी होती है। यहीं पर गैसों का आदान प्रदान होता है। जब ताजी ऑक्सीजन युक्त हवा एल्वियोली में भरती है तो ऑक्सीजन हवा से आपके खून में चली जाती है। उसी समय आपके शरीर की कोशिकाओं द्वारा बनाया गया अपशिष्ट उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड आपके खून से निकलकर एल्वियोली में चला जाता है ताकि उसे सांस के साथ बाहर निकाला जा सके। यह सब सिंपल डिफ्यूजन नामक एक प्रक्रिया के माध्यम से होता है। गैसें हमेशा उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाती हैं। चूंकि आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन ज्यादा और खून में कम होती है, ऑक्सीजन अंदर जाती है, और चूंकि खून में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा और फेफड़ों में कम होती है, यह बाहर निकलती है। आपका खून इस पूरी प्रक्रिया में परिवहन का भारी काम करता है, विशेष रूप से आपकी लाल रक्त कोशिकाएं। इन कोशिकाओं के अंदर हीमोग्लोबिन नामक एक विशेष प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन चुंबक की तरह है। फेफड़ों के ऑक्सीजन युक्त वातावरण में ये ऑक्सीजन के अणुओं को कसकर पकड़ लेता है। फिर ये ऑक्सीजन युक्त लाल रक्त कोशिकाएं आपके पूरे शरीर में यात्रा करती हैं। जब वे उन ऊतकों तक पहुंचती हैं जिन्हें ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो हीमोग्लोबिन अपना कीमती माल छोड़ देता है। वापसी की यात्रा पर लाल रक्त कोशिकाएं और रक्त प्लाज्मा अपशिष्ट कार्बन डाइऑक्साइड को उठाते हैं। इसका कुछ हिस्सा हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है, लेकिन ज्यादातर इसे दूसरे रूप में खून में ले जाया जाता है और फिर फेफड़ों में वापस छोड़ दिया जाता है ताकि आप इसे सांस के साथ बाहर निकाल सकें। यह एक निरंतर जीवन देने वाला चक्र है। लेकिन आपका शरीर यह अद्भुत संतुलन कैसे बनाए रखता है? उसे कैसे पता चलता है कि कब तेजी से सांस लेनी है और कब धीरे? इसका जवाब हमारे दिमाग के एक हिस्से ब्रेन स्टेम में छिपा है। यह हमारे श्वसन तंत्र का कमांड सेंटर है। आपके ब्रेन स्टेम और प्रमुख रक्त वाहिकाओं में विशेष सेंसर होते हैं जिन्हें कीमोरिसेप्टर्स कहा जाता है। ये सेंसर खून में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के स्तर की लगातार निगरानी करते हैं। जब आप व्यायाम करते हैं तो आपकी मांसपेशियां अधिक ऊर्जा का उपयोग करती हैं और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड बनाती हैं। जैसे ही खून में CO2 का स्तर बढ़ता है, ये सेंसर तुरंत ब्रेन स्टेम को सचेत करते हैं। जवाब में आपका दिमाग आपके डायफ्राम और पसलियों की मांसपेशियों को तेजी से और गहराई से सिकुड़ने का संकेत भेजता है। इसीलिए कसरत के बाद आपकी सांसें तेज हो जाती हैं। यह आपके शरीर का अतिरिक्त CO2 को बाहर निकालने और अधिक ऑक्सीजन लेने का एक कुशल तरीका है। यह अद्भुत रेगुलेशन सिर्फ कसरत तक ही सीमित नहीं है। सोचिए, जब कोई पर्वतारोही ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ता है, वहां हवा में ऑक्सीजन का दबाव कम होता है। शरीर इसे महसूस करता है और शुरू में सांसें तेज करके इसकी भरपाई करने की कोशिश करता है। लंबे समय तक वहां रहने पर शरीर और भी होशियारी से अनुकूलन करता है। यह अधिक लाल रक्त कोशिकाएं बनाता है ताकि कम उपलब्ध ऑक्सीजन को अधिक कुशलता से पकड़ और ले जा सके। इसी तरह पानी के नीचे गोता लगाने वाले स्कूबा डाइवर्स को भी गैस के दबाव से निपटना पड़ता है। उन्हें धीरे धीरे सतह पर आना पड़ता है ताकि उनके खून में घुली नाइट्रोजन गैस सुरक्षित रूप से बाहर निकल सके, वरना यह खतरनाक बुलबुले बना सकती है। क्या आप इस सिस्टम को एक्शन में देखना चाहते हैं? चलिए एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। अभी आराम से बैठें और 1 मिनट में आप कितनी बार सांस लेते हैं उसे गिनें। यह आपकी आराम की श्वसन दर है। अब 30 सेकंड के लिए अपनी जगह पर जॉगिंग करें या कुछ जंपिंग जैक करें। रुकें और फिर से 1 मिनट के लिए अपनी सांसों को गिनें। देखा, आपकी सांस लेने की दर बढ़ गई है। ये वही CO2 संचालित प्रतिक्रिया है जिसके बारे में हमने अभी बात की थी, जो आपके अपने शरीर में हो रही है। लेकिन दुर्भाग्य से यह जटिल प्रणाली हमेशा पूरी तरह से काम नहीं करती है। कई स्थितियां हमारे श्वसन स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, अस्थमा में वायुमार्ग की परत में सूजन आ जाती है और वह बहुत संवेदनशील हो जाती है। जब कोई व्यक्ति धूल या परागकण जैसे ट्रिगर के संपर्क में आता है तो वायुमार्ग की मांसपेशियां कस जाती हैं, जिससे रास्ता संकरा हो जाता है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। दूसरी ओर एम्फिसेमा, जो अक्सर धूम्रपान के कारण होता है, सीधे एल्वियोली को नुकसान पहुंचाता है। इन छोटी हवा की थैलियों की दीवारें टूट जाती हैं, जिससे गैस एक्सचेंज के लिए सतह का क्षेत्र कम हो जाता है। कल्पना कीजिए कि लाखों छोटे गुब्बारों की जगह कुछ बड़े, कम कुशल गुब्बारे रह गए हों। निमोनिया एक संक्रमण है जो एल्वियोली में सूजन और तरल पदार्थ या मवाद भर देता है, जिससे ऑक्सीजन का खून में जाना लगभग असंभव हो जाता है।
इन बीमारियों के अलावा हमारे फेफड़ों को एक और आधुनिक खतरे का सामना करना पड़ता है, वायु प्रदूषण। गाड़ियों और कारखानों से निकलने वाले छोटे कण, जिन्हें PM2.5 कहा जाता है, सांस के साथ फेफड़ों की गहराई में जा सकते हैं, जिससे सूजन, जलन और अस्थमा और अन्य श्वसन रोगों का खतरा बढ़ जाता है। तो हम अपने फेफड़ों की रक्षा कैसे कर सकते हैं? रोकथाम महत्वपूर्ण है। धूम्रपान से बचना सबसे जरूरी कदम है। नियमित व्यायाम आपके फेफड़ों को मजबूत और कुशल बनाता है। अपने हाथ धोना और टीके लगवाना निमोनिया जैसे संक्रमणों को रोकने में मदद कर सकता है। और जिन दिनों हवा की गुणवत्ता खराब हो, उन दिनों बाहर की गतिविधियों को सीमित करना भी एक समझदारी भरा कदम है। जब डॉक्टर फेफड़ों के स्वास्थ्य का आकलन करना चाहते हैं, तो वे एक स्पायरोमीटर नामक उपकरण का उपयोग करते हैं। यह एक सरल परीक्षण है जो मापता है कि आप कितनी हवा में सांस ले सकते हैं और कितनी जल्दी आप इसे बाहर निकाल सकते हैं। यह फेफड़ों की कार्यक्षमता की जांच करने और अस्थमा जैसी स्थितियों का निदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। तो आइए जल्दी से सब कुछ दोहराते हैं। सांस लेना एक 2 चरणीय प्रक्रिया है। सांस अंदर लेने के लिए आपका डायफ्राम नीचे जाता है और आपकी पसलियों की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, जिससे आपकी छाती का पिंजरा ऊपर और बाहर की ओर फैलता है। यह आपके फेफड़ों में जगह बनाता है, दबाव कम करता है और हवा अंदर खींचता है। सांस छोड़ने के लिए ये मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं। छाती का पिंजरा वापस अपनी जगह पर आ जाता है, फेफड़ों पर दबाव डालता है और हवा को बाहर धकेलता है। यह सब आपके ब्रेन स्टेम द्वारा नियंत्रित होता है, जो खून में CO2 के स्तर के आधार पर आपकी सांस लेने की दर को समायोजित करता है। आपकी हर एक सांस जीवन का एक चमत्कार है, एक जटिल प्रक्रिया जो आपको हर पल जीवित और सक्रिय रखती है। यह एक ऐसी चीज है जिसे हम अक्सर हल्के में लेते हैं, लेकिन जैसा कि हमने देखा है, यह हमारे ध्यान और देखभाल के योग्य है। अपने फेफड़ों का ख्याल रखें, स्वच्छ हवा में सांस लेने की कोशिश करें और इस अविश्वसनीय प्रणाली की सराहना करें जो आपको चलाती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी और आपने आज कुछ नया सीखा है, तो हमारे चैनल को अपना समर्थन दिखाएं, एक गहरी, संतुष्टिदायक सांस लें और उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं। हम आपके लिए और भी ज्ञानवर्धक सामग्री लाते रहेंगे। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार तक स्वस्थ सांस लेते रहें।